Assalamu alaikum my dear student, my name is Zahid Ghulam Rasool and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Clinic. स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। गैसियस स्टेट का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को देखेंगे कि डाल्टन्स लॉ किस तरह से गैसेस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। देखिए, इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया, हमने चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया। बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम के फैक्टर को हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। किसी भी गैस पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, मींस इन्वर्स रिलेशन है। हमने चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इसी तरह एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है। स्टूडेंट, डाल्टन्स लॉ में जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो इस सेंस में इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम किसी भी गैस की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो उसका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। किस तरह से उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, डेफिनेशन में द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। अब यहां पे चंद एक लफ्ज, चंद एक बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, वर्ड है जी नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये शर्त है डाल्टन्स लॉ की कि गैसेस का नॉन रिएक्टिंग होना जरूरी है। नॉन रिएक्टिंग उसी वक्त होंगी स्टूडेंट गैसेस जब वो नॉन पोलर होंगी। अगर गैस पोलर होगी उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्रिएट होंगी और वो आपस में रिएक्ट भी कर सकती हैं गैसेस। सेकेंडली, अगर गैसेस पोलर होंगी, फर्स्ट करें हमारे पास अगर एक इंडिविजुअल गैस इस सिलेंडर में मौजूद है तो अगर वो गैस पोलर होगी उसके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्रिएट होंगी जिससे प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो एक्सपेक्टेड प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से मोलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे। तो गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, मींस नॉन पोलर होनी चाहिए और उनका जो टोटल प्रेशर होगा ना वो इंडिविजुअल प्रेशर के इक्वल होगा उनके। अब यहां पे वर्ड यूज हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट और वो है जी पार्शियल प्रेशर का वर्ड। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? देखिए, वैसे तो हम ना इसका लफ्जी मतलब देखते हैं कि पार्शियल का लफ्जी मतलब क्या होता है। हमारे पास वैल्यूज होती हैं जी, एक वर्ड हम यूज करते हैं इंग्लिश में फुल, मुकम्मल कोई भी चीज उसे हम फुल कहते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी 10 हमारे पास एक नंबर है, 10 एक फुल नंबर है। 10 का हाफ क्या होगा स्टूडेंट्स? वो 5 होगा। अब जो भी वैल्यू हाफ से कम हो या हाफ से ज्यादा उसे हम पार्शियल नंबर्स कहते हैं, मींस कुछ हिस्सा हम कह सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा? द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। कि अगर हमारे पास सिलेंडर में गैसेस मौजूद हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये देखें जी हमारे पास ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं जी। हम गैसेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी। ये हमने कुछ पिंक कलर से डॉट लगा देते हैं यहां पे गैसेस के, ठीक है जी। कुछ हम यहां पे जो ना वो ऑरेंज कलर से डॉट लगा देते हैं गैसेस के और कुछ स्टूडेंट हम यहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं जी ये ग्रीन कलर के डॉट्स हम यहां पे लगा देते हैं। तो देखिए जी, ये हमारे पास ना एक मिक्सचर मौजूद है गैसेस का इस सिलेंडर में। अब लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं कि ये मिक्सचर हमारे पास कौन सा है। ये मिक्सचर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे ए बी सी या एक्स वाई जी एग्जांपल नहीं ले रहे, हम यहाँ पे रियल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं। देखिए जी, हमारे पास जो एयर मौजूद है, एयर का टोटल प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या इसको हम 760 टोर भी कहते हैं या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं गैसेस का। अब आपको पता है कि हवा में तकरीबन 78% नाइट्रोजन मौजूद है जो मोस्ट अबंडेंट गैस है एयर में। तो उसका जो पार्शियल प्रेशर, अब देखें टोटल हवा का प्रेशर कितना है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब ये जो टोटल प्रेशर एयर का ना, इसमें डिफरेंट गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर मौजूद है। उस इंडिविजुअल प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो इस 760 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर में हवा के अंदर 594 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो कंट्रीब्यूशन है वो नाइट्रोजन गैस की है। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट अबंडेंट गैस है 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, वो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। अच्छा स्टूडेंट, ये वैल्यूज ना वेरिएबल हो सकती हैं, डिफरेंट जगहों पे ये वैल्यूज डिफरेंट लिखी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक फॉर्मूला भी डिजाइन करेंगे जिसके जरिए हम जो ना वो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। इसी तरह देखें, हवा में जो आर्गन मौजूद होगी उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो अराउंड 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। वो ये वैल्यू 6.59 भी लिखी होती है, 6.6
समथिंग भी लिखी होती है, मैंने इसको राउंड ऑफ में ना 7 कर दिया। इसी तरह जो वाटर वेपर्स का प्रेशर है हवा के अंदर वो 24 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। इसकी वैल्यूज भी फ्रैक्शंस में होती हैं, लाइक 23 पॉइंट समथिंग वैल्यूज होती हैं। तो इसको भी राउंड ऑफ करके मैंने 24 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कर दिया ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। फिर देखें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है जिसकी कंसंट्रेशन हवा में थोड़ी होती है, उसका भी हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो अगर हम इन तमाम वैल्यूज को देखें तो इनका जो कलेक्टिव होगा डेफिनेटली वो 760 के इक्वल अभी इसके करीब करीब होगा। इसमें बाकी गैसेस भी आ जाती हैं जो ट्रेसेस होती हैं, थोड़ी मिकदार में होती हैं। अच्छा, ये तो हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात की, पार्शियल प्रेशर की इंडिविजुअल डेफिनेशन को डिस्कस किया। ये मैथमेटिकल फॉर्म है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो तमाम गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर को हम जमा करेंगे तो वो बराबर होगा। अच्छा, अब इसमें ना हम जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन थी जी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब इसमें देखें हमारे पास जो फैक्टर है लाइक वॉल्यूम, जनरल गैस कांस्टेंट आर और टेम्परेचर, स्टूडेंट ये हमारे पास कांस्टेंट होंगे। जो चीज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस हम कर रहे हैं दो चीजों का रिलेशनशिप, वो है प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का। तो याद रखिएगा जो हम डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर हम पार्शियल प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं कि किस तरह से अगर किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो देखें जी पी टोटल इज इक्वल टू एन टोटल इनटू आर टी और वी, ये हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर। अब देखें स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट करें अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू आर टी ओवर वी। इसी तरह से देखें ये इक्वेशन अगर हम ऑक्सीजन पे अप्लाई करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू आर टी ओवर वी। सिमिलरली देखें इसी इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं वाटर वेपर्स के लिए, आर्गोन के लिए कर सकते हैं। अब यहां पे देखें हमारे पास जो पी टोटल होगा ना वो क्या होगा, इन तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम जो है वो पी टोटल होगा। एन टोटल क्या होगा, इन तमाम गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स का जो सम होगा उसे हम बोलेंगे एन टोटल बोलेंगे। तो इस तरह से हम जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करके इसकी इक्वेशन, इसके फॉर्मूले को हम डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम जो है ना वो पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए एक छोटी सी डेरिवेशन कर लेते हैं। हम एक फॉर्मूला डिजाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स जिसकी मदद से हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए इस पर्पस के लिए हमने क्या करना है, हमने ना कुछ गैसेस को सपोज कर लेना जी। हम कहते हैं हमारे पास एक गैस है जी, गैस ए, ठीक है जी, हम एक गैस को ए सपोज कर लेते हैं। अब उस गैस ए के लिए हम जो जनरल गैस इक्वेशन की वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट वो क्या होगी, वो देखें जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इंटू वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इनटू आर टी। ये इक्वेशन हमने जो ना वो गैस ए के लिए लिख ली, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है जी, इसी तरह हम इक्वेशन बनाते हैं गैस बी के लिए, क्योंकि हमारे पास मिक्सचर होना जरूरी है। ठीक है जी, मिक्सचर में कम से कम दो गैसेस तो जरूर होंगी। तो गैस बी में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी इंटू वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी इंटू आर टी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। अब इन दोनों गैसेस को मिला के हमारे पास जो मिक्सचर की इक्वेशन आएगी स्टूडेंट देखें वो क्या होगा, हम यहां पे मिक्सचर के लिए भी जनरल गैस इक्वेशन लिख लेते हैं। तो मिक्सचर में देखें स्टूडेंट क्या होगा, पी टोटल हो जाएगा, दोनों गैसेस का मिक्सचर जो होगा उसमें जो टोटल प्रेशर होगा पी टोटल इंटू वी इज इक्वल टू एन टोटल इंटू आर टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब यहां पे देखिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं, गैस ए को लेकर ड्राइव कर लें, गैस बी को लेकर ड्राइव कर लें। लेट्स सपोज हम गैस ए को लेकर ड्राइव करते हैं, तो आप यहां पे क्या करेंगे, हम सिंपली डिवाइड इक्वेशन 1 विथ 3। ठीक है जी, इक्वेशन 1 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पी ए इंटू वी इज इक्वल टू, ये देखें जी, हम ये थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं, इक्वल के साइन को हम यहां पे लगा देते हैं, और यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इंटू आर टी डिवाइडेड बाय, देखिए जिसको डिवाइड करना हमने इक्वेशन 3 से, तो पी टोटल इंटू वी इज इक्वल टू एन टोटल इंटू आर टी। अब देखिए जी इस रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो ये जो फैक्टर हमारे पास देखें जी, वॉल्यूम और ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास इसकी जो इक्वेशन आई वो ये आ गई, पी ए डिवाइडेड बाय पी टोटल इज इक्वल टू
ये हमारे पास आ जाएगा जी Na डिवाइडेड बाय एन टोटल। अच्छा, अब यहां पे ना एक और टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। हम यहां पे यूज करते हैं एक टर्म जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन की टर्म हम यूज करते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जी, मोल फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन का मतलब फिर वही आ जाएगा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा। मोल फ्रैक्शन मींस, अब देखिए हमारे पास यहां पे एन टोटल में मिक्सचर है, गैस ए और गैस बी मौजूद है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ए की कितनी फ्रैक्शन है, बी की फ्रैक्शन कितनी है। अब वो फ्रैक्शन हम मोल्स में निकालते हैं। अब मोल्स में फ्रैक्शन निकालने का तरीकाकार क्या होता है कि फर्स्ट करिए, अगर हमने गैस ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो इसका तरीकाकार ये होता है कि उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल से। इसी तरह अगर आपने बी की फ्रैक्शन निकालनी है, मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करें? कैपिटल एक्स से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आएगी, वो याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा यूनिट के इक्वल होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटी के बराबर होगा ये वैल्यू। अब यहां पे क्या होगा, देखें, हम इसकी जगह पे एन ए और एन टोटल डिवाइडेड बाय एन टोटल की जगह पे हम यहां पे पुट कर सकते हैं एक्स ए पुट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम देखें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को यहां पे देखें, जिसको थोड़ा सा मैं सेपरेट कर लेता हूं मोल फ्रैक्शन के हिस्से को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ए डिवाइडेड बाय पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए। अब देखें स्टूडेंट, मैं बता चुका हूं आपको कि ये जो हमारे पास फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर इक्वल हो चुका है इस फैक्टर के, मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ चुका है। ठीक है जी, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये इक्वल है एक्स ए मोल फ्रैक्शन के। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी रहने देंगे तो ये जस्टिफाइड इक्वेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पास एट द एंड इक्वेशन बन जाएगी जी, अगर हमने गैस ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो ए की मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें टोटल प्रेशर के साथ, तो हमारे पास ए का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अगर हमने बी का प्रेशर निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो बी की मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें टोटल प्रेशर के साथ। तो ये हमने एक इक्वेशन आइडेंटिफाई कर ली, एक इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली, जिसकी मदद से हम किसी भी गैस का, इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास उसकी मोल फ्रैक्शन होनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीकाकार क्या होगा, जिस गैस की बात कर रहे हैं उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड करेंगे तो उसकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। आप एक्स ए भी लिख सकते हैं, एक्स ए की जगह पे ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। आप एक्स बी भी लिख सकते हैं, उसकी जगह पे ये फॉर्मूला। ए और बी जो ना हम सपोज जो ना ये यूज कर रहे हैं, साइन यूज कर रहे हैं, यहां पे कोई भी गैस होगी, लाइक अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, तो ए को आप नाइट्रोजन कह रहे हैं, बी को आप ऑक्सीजन कह रहे हैं, तो ए की जगह पे नाइट्रोजन आ जाएगी और बी की जगह पे ऑक्सीजन गैस आ जाएगी। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने यहां तक इसको सॉल्व किया कि कैसे हमने जनरल गैस इक्वेशन को यूज किया और उसकी मदद से हमने जो है एक इक्वेशन ड्राइव कर ली, जिसकी मदद से हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। अच्छा जी, फर्ज करें अगर यहां पे गैस में गैस नॉन रिएक्टिंग ना हो, रिएक्टिंग हो, मीन पोलर हो, तो इसका मतलब है कि फिर उसका पार्शियल प्रेशर वो नहीं होगा जो आइडियल गैस इक्वेशन आपको बता रही है। मींस हमारे पास फिर आइडियल प्रेशर नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर हमें यूज करनी पड़ती है रियल गैस इक्वेशन, जिसको हम वॉन डेर वाल इक्वेशन कहते हैं। बहरहाल अभी हम उसकी बात नहीं करें, ये हमने एक कैलकुलेशन की है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में, जिसके जरिए हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ गैसेज ओवर वाटर। अब स्टूडेंट देखें, अगर हमारे पास कोई भी गैस मौजूद है तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर पता होना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम गैसेस को डील कर रहे होते हैं और गैसेस को नॉर्मली हम सिलेंडर में फिल कर रहे होते हैं, तो अगर गैस का हमें पार्शियल प्रेशर नहीं पता होगा या वो मिस कैलकुलेशन होगी तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। अब देखिए जी, यहां पे हम बात करते हैं कि उन गैसेस की जिनको हम वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। अब नॉर्मली स्टूडेंट याद रखिएगा, जिन गैसेस के एंड पे जिन आता है, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वो गैसेस हैं जो हम वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। ये मैंने एक स्केच बनाया है, ये देखिए जी, ये हमारे पास ना एक रिएक्शन मिक्सचर है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क बनाई है और सपोज करें जी यहां पे हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो गैस इस ट्यूब से होती हुई इस पानी में से गुजरेगी। अब ये हमारे पास ना इन्वर्टेड सिलेंडर है,
ये सिलेंडर सारा पानी से भरा हुआ होता है। अब जैसे ही गैस की फॉर्मेशन होती है और गैस ऊपर हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी तो ये पानी नीचे की तरफ आ जाएगा। मींस देखें, ये वाटर जो होगा ये डाउनवर्ड मूव करेगा और जो गैस होगी वो अपवर्ड मूव करेगी। जैसे ही सारा पानी नीचे आ जाएगा इसका मतलब ये सिलेंडर जो ना पूरा गैस से भर चुका हुआ है। अब ये सिलेंडर हम रिमूव कर सकते हैं और इसकी जगह पे नया सिलेंडर लगा सकते हैं। अब इस सिलेंडर में जो गैस मौजूद होगी स्टूडेंट, वो मॉइस्ट गैस है। मींस अब वो ड्राई गैस नहीं है, उस गैस के साथ वाटर वेपर्स अटैच हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। इसका मतलब है कि वो जो गैस का प्रेशर होगा वो सिर्फ अब गैस का प्रेशर नहीं, उसके साथ वाटर वेपर्स का प्रेशर भी ऐड हो जाएगा। तो यहां पे देखिए हमने एक इक्वेशन लिखी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, जो यहां पे अटैच हो चुके हुए हैं। अगर हमने ड्राई गैस का प्रेशर निकालना तो हमें मॉइस्ट गैस में से उस एक्वस टेंशन को, वाटर मॉलिक्यूल्स के वेपर्स को, जो वाटर वेपर्स अटैच हो चुके हैं उसके साथ, उसके प्रेशर को हमें यहां से माइनस करना पड़ेगा ताकि हम गैस का एक्चुअल प्रेशर फाइंड कर सकें कि जो गैस है वो एक्चुअली कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो डाल्टन्स लॉ जो ना यहां पे हमारी हेल्प करता है कि अगर हमने किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है, स्पेशली वो गैसेस जो मॉइस्ट होती हैं। तो देखें, नॉर्मली गर्मियों में जो हवा चल रही होती है वो आपको हल्के महसूस होती है और सर्दियों में वही हवा जो ना आपको वजनी महसूस होती है। और ऐसा क्यों होता है कि गर्मियों में चूंकि देखें हवा में वाटर वेपर्स की मिकदार कम होती है, ड्राई गैस होती है तो आपको हल्की महसूस होती है, लेकिन सर्दियों में वही गैस आपको भारी या वजनी इसलिए महसूस होती है कि उस एयर के साथ वाटर वेपर्स भी ऐड हो चुके हैं, नमी जो मॉइस्चर है वो भी ऐड है, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर ज्यादा हो चुका हुआ है और आपको वो गैस जो ना वो ठंडी भी महसूस होती है और वजनी भी महसूस होती है जो एयर होती है नॉर्मली। अच्छा, जिसकी दूसरी एप्लीकेशन है जो डाल्टन्स लॉ की, वो है जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल सी बात है, एक नेचुरल फिनोमेना है कि हम जो ना ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल कर देते हैं, हम उसको बाहर निकालते हैं CO2 गैस को रेस्पिरेशन के दौरान, यानी कि सांस लेने का जो अमल होता है। अब इसमें देखें कि हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पार्शियल प्रेशर का पता होना चाहिए कि हवा में कितना है और लंग्स में कितना है। अब स्टूडेंट नॉर्मली देखें एयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 टोर है, मींस ज्यादा है एज कंपेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स। अब लंग्स में ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है 116 टोर या 116 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और हवा में ज्यादा है। तो देखें नॉर्मल डिफ्यूजन नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है, लंग्स में कम है, तो सिंपल डिफ्यूज होगी, यानी कि आसानी से हम इनहेल कर लेंगे। अब देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लंग्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। अब एयर में जो CO2 मौजूद है उसका पार्शियल प्रेशर 0.3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब आप देखें कि लंग्स में जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है जिसको हमने बाहर निकालना है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, हवा में जो CO2 है बहुत थोड़ी है उसका पार्शियल प्रेशर, तो बड़ी आसानी से हम उसको एक्सहेल कर देंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में देखें हम सांस ले रहे होते हैं और हम इस चीज को फील ही नहीं कर रहे होते कि किस तरह से गैसेस जो ना वो इनहेल हुई हैं और किस तरह से गैसेस को हमने एक्सहेल किया है। वो तो नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर हम एक लंबे सांस लेते हैं तो उसका पर्पस ये होता है कि हम लंग्स को मुकम्मल तौर पे हवा से भरें और मुकम्मल तौर पे हवा से खाली करें। उसका फायदा ये होता है स्टूडेंट, बेनिफिट ये होता है कि लंग्स में जो हमारे पास एयर सैक्स होते हैं, छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं। अगर आप लंबा सांस लेंगे तो मैक्सिमम एयर आपके लंग्स में जाएगी, वो हर एक जो हवा की थैली है, एल्वुलाई है, उसको फिल करेगी। और जब आप सांस ऐसे बाहर निकालेंगे तो तमाम एयर जो ना वहां से एक्सहेल होगी। तो इससे ना मैक्सिमम एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है आपके लंग्स में और लंग्स जो है ना वो कंप्लीटली वर्किंग में रहते हैं। तो ये था प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें डाल्टन्स लॉ हमारी हेल्प करता है कि किस तरह से पार्शियल प्रेशर चेंज होगा और सांस लेने का अमल जो ना बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, ये जो सांस लेने का अमल है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम कैसे आ सकती है कि अगर हम हाइट पे चले जाते हैं, ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड्स, अगर हम हाइट पे जाते हैं नॉर्मली तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे गैसेस की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। जब गैसेस की कंसंट्रेशन कम होगी स्टूडेंट तो उनका जो पार्शियल प्रेशर एयर में है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा। मींस अगर आप हाइट पे जा रहे हैं, किसी भी नॉर्दर्न एरिया में जा रहे हैं, तो वहां पे हवा का जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। मींस ऑक्सीजन का जो एयर में पार्शियल प्रेशर होगा वो डेफिनेटली थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब एक चीज आपने नोट की होगी कि यहां पे देखें हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वाई पायलट्स फील अनकंफर्टेबल breathing in unpressurized
कैबन। अब स्टूडेंट नॉर्मली जो हमारे पास एरोप्लेन्स होते हैं ना, अब आपको पता है बड़ी हाइट पे उड़ रहे होते हैं, कोई 6 7 या 8 किलोमीटर जमीन से उनकी हाइट होती है। किलोमीटर्स की बात करो, मीटर्स की बात नहीं कर रहा। तो जब वो इतनी ज्यादा हाइट पे होते हैं तो डेफिनेटली वहां पे गैसेस की कंसंट्रेशन तो बहुत थोड़ी है, वहां पे हवा का प्रेशर बहुत थोड़ा है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि किसी भी अगर आप वीडियो में या मूवी में एक सीन देखते हैं कि कोई प्लेन जो है ना वो क्रैश होने लगा, उसकी कोई विंडो या डोर ओपन हो जाता है, तो आप देखिए सारी चीजें अंदर से बाहर की तरफ मूव करती हैं। ऐसा क्यों होता है? अब नॉर्मली इतनी हाइट पे प्रेशर बहुत थोड़ा है। एरोप्लेन के अंदर हमने क्या किया होता है, प्रेशराइज्ड कैबिन बनाया होता है। यहां पे वर्ड यूज किया है अनप्रेशराइज्ड कैबिन। पायलट का कैबिन हो या जो पैसेंजर का कैबिन होता है उसे प्रेशराइज्ड रखा जाता है। प्रेशराइज का मतलब ये होता है कि एक इंटरनल वेंटिलेशन सिस्टम होता है एरोप्लेन का, जिसके जरिए उसकी वेंटिलेशन को मेंटेन किया जाता है। उसका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से एज सच कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वहां पे जो नॉर्मल एयर होती है, जैसे हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जिसमें 159 टोर जो ना हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, अराउंड 21%, और उसके साथ नाइट्रोजन होती है। तो वो एक पूरा प्रेशराइज कैबिन बनाया जाता है ताकि सांस लेने में आसानी हो। अब अगर वो प्रेशराइज कैबिन नहीं होगा, मींस वो प्रेशराइज कैबिन में आप एयर को मेंटेन नहीं करते, उसके प्रेशर को मेंटेन नहीं करते, वो अनप्रेशराइज हो जाता है, तो वहां पे आपको सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। उसकी वजह ये है कि आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, CO2 तो बाहर निकालते जा रहे हैं, लेकिन इनहेल करने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो जाहिर बात है फिर वहां पे क्या होगा, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जो कि वैसे एक साइलेंट किलर है। तो इसलिए पायलट जब हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वो जो ना वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं अगर प्रेशर कैबिन जो है वो अनप्रेशराइज्ड हो। अब नॉर्मली पायलट्स के साथ ये इस तरह के हादसा कम होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो इन सब चीजों के जो ना वो यूज टू हो चुके होते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं प्लेन में, तो ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। एयर प्रेशर जो कानों में है वो चेंज हो सकता है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकती है, या कुछ फ्लूइड्स रिलीज हो सकते हैं कानों से। एयर प्रेशर चेंज होने की वजह से कान बंद हो सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एयर प्रेशर चेंज होने की वजह से लोगों के साथ होती है। डिफरेंट लोगों को वॉमिटिंग या इससे रेलिवेंट भी चीजें जो ना फील होती हैं, तो वो इसी वजह से होती हैं कि वहां पे जो नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, आप सी लेवल पे कहते हैं, उससे थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप जब हाइट पे जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होता है। अब हम बात करते हैं डीप सी डाइवर्स की। अब जब आप डीप सी डाइवर्स मतलब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, ये हम ऊंचाई पे जा रहे थे, अब हम गहराई में जा रहे हैं, तो हवा का प्रेशर, गैसेस का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो क्यों बढ़ेगा, देखें हम यहां पे ना छोटी सी स्केचिंग कर लेते हैं कि हमारे पास जी ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मौजूद है ये यहां पे सी लेवल पे। अब सी लेवल पे देखें, हमें पता है कि यहां पे जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, या इसको हम 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब यहां पे डाइविंग स्टार्ट हुई, ठीक है, आप सी में आ गए हैं, ठीक है, ये सी लेवल था, अब आप सी के अंदर आ चुके हैं और अराउंड आप 100 फीट नीचे आ चुके हैं, सतह समुद्र से 100 फीट के हो गए नीचे। अब देखिए जब आप स्टूडेंट 100 फीट नीचे हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर जितना पानी मौजूद है, मींस 100 फीट पानी अब आपकी बॉडी के ऊपर मौजूद है, वो सारा पानी मिलके आपकी बॉडी पे प्रेशर लगा रहा है। जब वो सारा पानी मिलके आपकी बॉडी पे प्रेशर लगाएगा तो डेफिनेटली प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 100 फीट के बाद अप्रोक्सीमेटली 3 ATM प्रेशर बढ़ जाता है स्टूडेंट। अब सतह समुद्र पे 1 ATM प्रेशर ऑलरेडी मौजूद था, 3 ATM प्रेशर और बढ़ गया। इसका मतलब है कि ये जो पर्सन अब यहां पे मौजूद होगा, ये हम पर्सन अब यहां पे नीचे ले आए इसको, ठीक है जी। अब इस पर्सन की बॉडी के ऊपर जो ना वो जितना टोटल प्रेशर लग रहा होगा स्टूडेंट, वो प्रेशर अराउंड 4 ATM हो चुका होगा, और वो बता चुका हूं 4 ATM किस तरह से होगा। अब जब इसकी बॉडी पे 4 ATM प्रेशर लगेगा स्टूडेंट, तो पहली बात तो ये कि जब ये डाइविंग करेंगे तो ये सिलेंडर अपने साथ लेके जाएंगे सांस लेने के लिए। अब उस सिलेंडर में हम जो गैस यूज करेंगे डेफिनेटली वो ऑक्सीजन गैस होगी सांस लेने के लिए, लेकिन देखिए स्टूडेंट एयर में हमारे पास 21% ऑक्सीजन है, ठीक है जी। इसके साथ जो दूसरी गैस मौजूद है तकरीबन 78% नाइट्रोजन है, जो यूज होती है नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए। अब जब आप डीप सी डाइव में चले गए तो वहां पे ये वाला मिक्सचर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, जब आप प्रेशर बढ़ता है ना तो नाइट्रोजन गैस ह्यूमन ब्लड के अंदर जो ना डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है, जो कि डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, डिजीजेस कॉज करती है, और उसमें से चंद एक जो सिम्टम्स होती हैं, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं या वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जब नाइट्रोजन डिफ्यूज होना शुरू होगी ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन जो ना उसकी डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेंगी।
ठीक है जी। सेकंड, अब हम क्या करेंगे, हम उन सिलेंडर्स के साथ क्या करेंगे, उसमें हम ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम को मिक्स कर देंगे। ठीक है, अराउंड तकरीबन 4% हम ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करते हैं और 96% के करीब हीलियम गैस यूज करते हैं। हीलियम गैस हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि एक इनर्ट गैस है, गैस मॉलिक्यूल साइज बहुत छोटा है, अगर उस पर प्रेशर बढ़ भी जाएगा तो ये मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में डिफ्यूज होकर रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। अब आप देखें, जब हम जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे, प्रेशर इतना ज्यादा हमारी बॉडी पे लगेगा कि लंग्स हमारे स्क्वीज होना शुरू हो जाएंगे, थोड़े से कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह जब वो डाइवर्स जो ना वापस ऊपर की तरफ आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो कुछ टाइम जो ना वो स्टे करें पानी के अंदर ही, ताकि उनके लंग्स में जितनी भी गैस जो ना वो मौजूद है, जो कंप्रेशन हुई है, वो थोड़ी सी रिलीज हो जाए और वो नॉर्मली जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता एटमोसफेयर के साथ एडजस्ट हो जाए। तो एकदम से जो ना वो ऊपर की तरफ नहीं आते, उससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है और उसमें सम टाइम जो ना वो बेहोश भी हो सकते हैं, क्योंकि एकदम से जो प्रेशर चेंज होगा गैसेस का तो वो डिस्टर्ब करेगा सी डाइवर्स को। अच्छा, इसी तरह का एक वाकया जो ना वो आपने देखा होगा, ओशन गेट के नाम से जो ना वो एक सबमरीन बनाई गई, जिसका पर्पस ये था कि कुछ लोग जो ना वो विजिट करने जा रहे हैं, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स आई थिंक सो के वो डाइव कर रहे हैं समुद्र में, कोई हजारों मीटर नीचे जा रहे हैं, टाइटैनिक का जो आप कह लें कि बाकियात हैं उसका जो वेस्ट है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। अब वहां पे देखिए कि मिसकैलकुलेशन ये हुई कि वो वाटर का जो एक ओवरबर्डन था जो कि उस सबमरीन पे लगना था, वो उसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाए, और एक खास डेप्थ में जाने के बाद जब देखें ना आप कोई 2000 या 3000 मीटर नीचे चले गए हैं, तो ये बहुत ज्यादा गहराई है। अब जब इतनी गहराई में आप चले गए तो ऊपर बहुत सारा पानी मौजूद है। ठीक है, बहुत सारी जो ना वो एक्वेटिक लाइफ मौजूद है, वो तमाम का तमाम जो वेट है, जो ओवरबर्डन है, वो एक प्रेशर की फॉर्म में उस सबमरीन पे लग रहा था, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो सबमरीन जो है ना वो कोलैप्स हुई और तमाम लोगों की वहां पे डेथ हुई। तो इसलिए देखें, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि आप जब गैसेस को डील कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए गैसेस का एक्चुअली प्रेशर क्या है, किस टेम्परेचर किस प्रेशर पे गैसेस किस तरह से बिहेव करती हैं, ताकि वो जो गैसेस हैं जिनको हम डील कर रहे हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग ना हो जाए हमारे लिए। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एप्लीकेशन थी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।